नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं आपकी वितान पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर। हम आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर है भक्तन, उसे हम पढ़ रहे हैं। और ये चैप्टर हम पिछले 2 सेशंस से पढ़ रहे हैं, तो इसमें काफी कुछ आप भक्तन के बारे में जान गए हैं, उसके जीवन के बारे में जान गए हैं। तो ये तो हमें पता चल गया है कि उसका जो जीवन है शुरुआत से लेकर अभी तक प्रौढ़ावस्था तक उसका जो जीवन है वो काफी अच्छा नहीं रहा है। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दुख उसने अपने जीवन में झेले हैं। कहें तो ये उसका एक दुर्भाग्य ही उसका कहा जा सकता है। तो आगे की कहानी जो महादेवी वर्मा जी ने लिखी है भक्तन के बारे में, तो उसे आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ उसके जीवन में आगे घटित होता है इस कहानी में और किस तरह का एक अंत उसके जीवन का रहा है। तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो हमने देखा कि जो लक्ष्मण है उसके पति का भी देहांत हो चुका था और उसके बाद उसने अपनी जो छोटी बेटी थी उसका विवाह कर दिया ताकि वो अपनी इन सांसारिक जो चीजें हैं उससे उसके बोझ में वो दबे ना। तो उसने अपनी छोटी बेटी का भी विवाह कर दिया और जो बड़ी बेटी थी उसके हस्बैंड को, उसके पति को अपना घर जवाई रख लिया, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जो संपदा थी, उसका जो कारोबार था, परिवार था और सारी चीजें जो उसने जोड़ रखी थी बहुत मेहनत से, तो उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए भी कोई चाहिए था। क्योंकि उस पर उसके परिवारजनों की, जेठ जेठानियों की, बाकी के परिवार के सदस्यों की बहुत नजर थी पहले से कि वो चाहते थे कि उन्हें ये सारा हथियाने का मौका मिल जाए। तो उन्होंने इसके लिए पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन जब भक्तन ने अपने ही जवाई को अपने घर में रख लिया तो उन्हें इस तरह की जो एक दिक्कत है वो हो गई कि वो अपनी जमीन को नहीं हथिया पाए। लेकिन अगर यहाँ पर एक और उसका दुर्भाग्य माना जाए तो उसकी बेटी का जो पति था उसका भी देहांत कम उम्र में ही हो गया। यानी कि वो जब तक वो 18 से 19 वर्ष की आयु में होती, जब तक वो एक युवती, किशोरी से युवती बनती, तब तक ही उसके पति का देहांत हो चुका था। और अब क्या था कि अब जो लोग थे, उसके परिवार के जो लोग थे, भक्तन के परिवार के जो लोग थे, उनको एक और मौका इस बात के लिए मिल गया था कि वो अब फिर से इस जमीन के लिए, इस जो उनका कारोबार है उसके लिए वो अपनी तरफ से कुछ उपाय कर सकते हैं उसको हथियाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो उसके जेठ थे उन्होंने अपने साले को उस लड़की के साथ विवाह के लिए बुला दिया। लेकिन लड़की जो थी वो भी समझदार थी और उसने विवाह करने से मना कर दिया। तो इसके लिए उन्होंने उसके साथ बहुत ही एक घटिया चाल जिसको कहते हैं वो चली, कि बहुत गलत तरीके से उस लड़की को फंसाने की कोशिश की कि अगर हम इसे गांव भर में अगर हम इसको बदनाम कर देंगे तो लोग इसको मतलब जानेंगे कि ये अकेली लड़की है, तो तब इसका विवाह शायद इसके साथ कर देंगे और वो सारी संपत्ति का मालिक जो लड़का है वो बन जाएगा। तो इसी तरह की जो बातें वहां पर हुई। और फिर एक बार क्या हुआ कि जब उसकी माँ घर पर नहीं थी तो किसी तरह से उस युवक ने उसकी जो बेटी है उसको फंसाने की कोशिश की। और फिर लास्ट में ये एक बहुत बड़ा पंचों के सामने आने वाला एक ऐसी सिचुएशन बन गई। और जब पंचायत बैठी, जब गांव की जो पंचायत है वो बैठी, तो यहाँ पर भी लड़की को बहुत ज्यादा परेशान किया गया। बहुत सारे झूठ, बहुत सारी प्रताड़नाएं यहाँ पर लड़की को दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि समस्या को देखिए, अंत में जो दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत जब बैठी थी तो सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या के मूल कारण
कलयुगी को स्वीकार किया। यानी कि जो मूल कारण था, जो कलयुगी उसका जो साला था, उसकी जेठ जो भक्तन थी, उसके जेठ का साला जो था, उसको स्वीकार किया। अल्पहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, पर जब एक कोठरी से निकले तो उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुगी के दोष का परिमार्जन कर सकता है। और अपमानित जो बालिका है, क्योंकि उसका यहाँ पर बहुत ही बड़ा अपमान हुआ था, क्योंकि वो बिल्कुल निर्दोष थी, वो बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल दूर थी। लेकिन क्या होता है कि आज भी समाज में हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में किसी न किसी कोने में, देखिए जब हम ऐसी बातें करते हैं कि लड़का और लड़की बराबर है, सभी को समान हक है हर चीज का, वो अपने अपने सपने पूरे कर सकती है, वो पढ़ सकती है, वो लिख सकती है, वो जॉब कर सकती है, वो अपने मन का कोई भी काम कर सकती है, लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है। तो हम आज के जमाने में भी हम ऐसी सोच रखते हैं कि अक्सर जब हमें ऐसा कहीं पर लगता है कुछ गलत हुआ है, तो हम वहां पर दोष जो है वो लड़की के ऊपर ही डाल देते हैं। तो ये हमारे समाज की एक बहुत ही एक ऐसी मानसिकता है जिसको आज तक हम बिल्कुल जड़ से साफ नहीं कर पाए हैं। तो यही उस लड़की के साथ भी हुआ, क्योंकि ये तो था एक उनके गांव का एक मैटर था, ये बहुत पुराने समय की बात थी, तो वहां पर तो होना ये लाजमी था, यानी कि हो सकता था। तो अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और अग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। अब जो क्योंकि बहुत ही बुरा उसके साथ हुआ था, उसको बहुत क्योंकि जो कलयुगी था वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, और अब जबरदस्ती उसने उसके साथ विवाह करने का जो फैसला करवाया था पंचों से, तो उससे जो वो लड़की थी, यानी कि भक्तन की जो बड़ी बेटी थी, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुई, गुस्से में आई, और उसने क्रोध से जलते हुए उस लड़के की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देखा। देखिए क्या हुआ कि जो दामाद अनिश्चित होकर तीतर लगाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय, ढोर, खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे उलझ गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। जो भक्तन ने अभी तक जो अपना कारोबार इतनी लगन से, इतने प्रेम से अपने गाय, भैंस, खेती बाड़ी, फलों के वृक्ष, बागान, जो अभी तक वो बेचारी इतना संभालते हुए आ रही थी, तो उस लड़के ने वो सारी चीजें बर्बाद कर दी थी। यानी कि स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि अब कर देना, लगान देना भी बहुत मुश्किल हो गया था। सुख से रहने की कौन कहे, तो सुख तो उनके जीवन से बिल्कुल ही चला गया था, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे दुख आ रहे थे उनके जीवन में, लेकिन उन्हें वो विधाता की लेख समझकर अपना रहे थे, क्योंकि किसी का भी जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होता। तो जो भी अभी तक भक्तन के परिवार में हुआ, उसके जीवन में हुआ, उसे वो भगवान का लिखा समझकर वो चल रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर उसके परिवार वालों ने ही उसे इतना बड़ा धोखा दिया, इतनी ज्यादा कष्ट उसको दिए, और सबसे बड़ी बात कि उसके जीवन भर की पूंजी जो थी, उसकी बेटियां, उसका खेती बाड़ी, उसके गाय भैंस, उसके जो बाग बगीचे थे, वो सब धीरे धीरे अब टूट रहे थे, वे सब धीरे धीरे अब खत्म हो रहे थे। और अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में रखा, और यह अपमान तो उसकी कर्मठता पर सबसे बड़ा कलंक था। देखिए, एक जो 9 साल की उम्र से ही अपने जीवन को इतना कठोर बनाते हुए पूरे परिवार को संभाल रही है, पूरे खेतों को संभाल रही है, पूरी एक कहें तो पूरा कारोबार, पूरा घर, पूरा अपने जीवन को पूरा उसने समेट कर रखा है, अपने परिवार को समेट कर रखा है, और आज उसको इतना बड़ा दुख, इतना ज्यादा अपमान सहना पड़ा कि जब जमींदार को वो लगान नहीं दे पाई, कर नहीं दे पाई, तो जमींदार ने उसे बुलाकर दिन भर धूप में खड़ा रखा, और ये जो अपमान था उसकी जो
कर्मठता थी, यानी कि जो भी उसने अभी तक काम किया था अपने जीवन में, भले ही उसने कितने दुख सहे लेकिन वो अपने कर्मों से पीछे नहीं हटी, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी, तो उसकी इस कर्मठता पर सबसे बड़ा कलंक आज का दिन बन गया था। अतः दूसरे ही दिन भक्तन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। अब उसको लगा कि कोई और चारा नहीं है, क्योंकि घर में तो बहुत बुरी स्थिति, उसके जो दामाद, जो अनचाहा दामाद जो उसका बन गया था, उसने बहुत बुरी स्थिति कर दी थी। उसके परिवार वालों ने सब कुछ उनसे लूट लिया था, छीन लिया था, बर्बाद कर दिया था। तो अब लास्ट में उसको शहर जाकर नौकरी ढूंढने का विचार आया। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके, मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का अथ हुआ। उसकी इति अभी दूर है। यानी कि जो भक्तन है उसके यहाँ जब वो कहती हैं, महादेवी वर्मा जी जो इस पाठ की लेखिका है, वो कहती हैं कि जब भक्तन मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, यानी कि सेवक धर्म के लिए आई, तो उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ, उसकी इति अभी दूर है। यानी कि जो 40 से 45 साल की वो उसकी उम्र थी और उस समय उसके जीवन का जो हाल हुआ, उसका अंत अभी बाकी था। भक्तन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? क्योंकि जो भक्तन की वेशभूषा थी, उसका जो पहनावा था, उससे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ उसके सम्मिश्रण को देखकर। सबसे पहले मैंने क्योंकि अगर एक गृहस्थ महिला होगी तो उसकी वेशभूषा बिल्कुल अलग होती है, अगर कोई वैरागी महिला है तो उसकी वेशभूषा बिल्कुल अलग होती है। लेकिन भक्तन क्या थी? वो इन दोनों का सम्मिश्रण थी। उसके पास दोनों तरह के उसने वेशभूषा धारण कर रखी थी। और फिर यही बात से महादेवी वर्मा जी के मन में थोड़ा सा शंका, थोड़ा सा प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ा और नीचे के अधर को कुछ बड़ा करके आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात है आए, रोटी बनाए जानत है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौक सकित है और बाकी का रहा। यानी कि वो कहती है कि ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी बना लेती हूँ और दाल बना लेती हूँ, साग भाजी छौंक लेती हूँ, और क्या बाकी रह गया। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा करके उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य सीमा की निश्चित कर चौके पर प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है। क्योंकि वो थोड़ा सा अपने कुछ उसके नियम थे, उसके अपने बनाए हुए, कि वो जिस तरह के नियम खाना बनाते वक्त अपने गांव में, अपने घर में किया करती थी, अपने चौके पर किया करती थी, तो वही सारी चीजें उसने यहाँ पर की। सबसे पहले जो महादेवी वर्मा जी द्वारा उसे धोती दी गई थी, उसने उस पर साफ जल के छींटे डाले और उसके बाद मोटी कोयले की रेखा बनाई और जो उसका जो किचन था यानी कि रसोई थी उसमें, और अपने स्थान को निश्चित किया कि ये मेरा स्थान है। और तब फिर महादेवी वर्मा जी को लगा कि शायद इनके साथ काम करना थोड़ा सा टेढ़ा काम हो सकता है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। क्योंकि यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती है कि मैं अपने पाक विद्या के लिए परिवार में विख्यात हूँ, यानी कि मैं भी काफी अच्छा खाना बना लेती हूँ
और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। और खास तौर पर महिलाएं, अगर देखिए क्या होता है कि अगर आपकी माता जी, जैसे अभी आप गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी कई बार घर में कुछ अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आपकी मम्मी, क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि कैसे खाना बनाया जाता है, कितनी मात्रा में कौन सी चीज यूज करनी है, कौन सा बर्तन कैसे यूज करना है, कहाँ पर रखना है, क्या करना है। तो अगर आप कभी हेल्प करने जाते भी हैं तो कई बार मम्मी को लगता है, मम्मी कहती है कि नहीं आप छोड़ दो, मैं अपना अपना काम खुद कर लूंगी, क्योंकि उन्हें आपकी की हुई चीजें पसंद नहीं आती हैं, आपकी चीजें उन्हें नहीं समझ आती, क्योंकि उनका तरीका जो है वो अलग है। तो यही बातें महादेवी वर्मा जी भी यहाँ पर बता रही हैं कि अगर आप पाक कुशल हैं, अगर आप खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो आप दूसरों के चीजों में पक्का कोई ना कोई नुक्स जरूर निकाल पाएंगे। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर अपने आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। उन्होंने कहा कि अब जब मेरे को ये सारी चीजें याद आई कि किस तरह से छूत पाक, यानी कि जब खाना बनाने में अगर बाहर का व्यक्ति कोई आ जाता है तो खाना अशुद्ध हो जाता है, तो उस छूत पाक का ध्यान रखे, और इस बात के लिए कि अगर मैंने उस खाने को टच कर दिया तो फिर ये भूखी रहेगी। इसी चीज की शंकाकुल दृष्टि से जब भक्तन उन्हें देख रही थी, तो उसके लिए तब उन्होंने अनुभव किया कि अब ये जो कोयले की रेखा है वो मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा, जिस प्रकार लक्ष्मण ने सीता माता के लिए रेखा खींची थी कि आप इससे बाहर नहीं निकलेंगी, तो बिल्कुल वही रेखा उनको लगी। और उन्होंने कहा कि मैं निरुपाय, यानी कि बिना किसी उपाय के, बिना कुछ किए अपने कमरे में जाकर अपने ऊपर बुक रख के उस अनाधिकारी, यानी कि जिस पर मेरा अब कोई अधिकार नहीं है, उसको भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान को ग्रहण कर लिया, तब भक्तन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मसंतुष्टि से प्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चत्तीदार 4 रोटियां रखकर टेढ़ी करके गाढ़ी दाल परोस दी। क्या हुआ कि जब उनको पता चल गई थी वो सारी बातें महादेवी वर्मा जी को कि यहाँ तो इस तरह की सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा जब मैं किचन में, रसोई में खाने के लिए गई, तो उन्होंने अपनी जो निर्दिष्ट स्थान था, यानी कि लाइन, सीमा के बाहर का जो निर्दिष्ट स्थान था जहां पर मुझे बैठना था, मैं वो जगह जब मैंने ग्रहण कर ली, तो अब भक्तन को प्रसन्नता से लबालब, अब जो भक्तन थी वो खुश हो गई कि हाँ ये इस बात को समझ गई है। और उन्होंने देखा कि फिर उन्होंने उनकी फूल वाली प्लेट में, यानी कि जो प्लेट होती है खाना सर्व करने वाली, उसमें 1 अंगुल मोटी, यानी कि 1 अंगुली के बराबर मोटी और गहरी काली, यानी कि बहुत सारे जगह से सिकी हुई, बहुत मोटी और बहुत ज्यादा सिकी हुई रोटियां रखी, और उसी प्लेट को टेढ़ी करते हुए उसमें गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हत बुद्धि सी हो गई, क्योंकि अब उन्होंने इस तरह का खाना पहले नहीं खाया था, तो क्योंकि उसने बहुत मोटी रोटी बनाई थी, बहुत गाढ़ी दाल बनाई थी, और रोटियां काफी जली हुई थी, बहुत ज्यादा सिकी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने बहुत उदास स्वर में कहा कि तुमने ये क्या बनाया है, तो वह हतबुद्ध सी हो गई। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी
पर जब दाल बनी है तो उनका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम ना चले तो यह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कला बत्तू खाते हैं, वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पतिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। वो जो जो महादेवी वर्मा जी हैं, तो जब भक्तन ने इस तरह का खाना बनाया तो उन्होंने कहा कि अगर जब दाल बनी है तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारी तरकारियां यानी कि सब्जियां रखी हुई थी, पर उन्होंने कहा जब दाल बनी है तो इसका क्या काम है, फिर शाम को दाल बनानी पड़ेगी, इससे अच्छा शाम को तरकारी बना ली जाएगी। अगर आपको दूध घी अच्छा नहीं लगता, अगर अच्छा लगता तो शायद सब ठीक हो जाता, आप उसमें एडजस्ट कर लेते। और अब ना तो अमचूर ना लाल मिर्च की चटनी पीसी जा सकती, नहीं तो उससे भी काम चल जाता। और अब क्या गांव से लाई हुई, अगर मैंने ज्यादा ना नुकुर किया तो अब वो अपने गांव से लाई हुई गठरी का जो गुड़ है वो मुझे दे देगी। तो इस तरह के बहुत सारे, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, इसका प्रमाण तो जो उसके ससुर हैं, पतिया ससुर है, अजिया सास है, जो सारे लोग थे वो उसकी पाक कुशलता की बातें किया करते थे अक्सर। और भक्तन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैंने मीठे से विरक्त के कारण, बिना गुड़ के और घी के अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अब क्योंकि उन्होंने कहा, जब उन्होंने इतना बड़ा भाषण उन्हें दिया, इतना बड़ा लेक्चर उन्हें दिया, तो उन्होंने कहा मैंने चुपचाप से मीठे से विरक्ति के कारण, यानी कि उनको मीठा नहीं पसंद था, इसलिए उन्होंने बिना गुड़ के, बिना घी के वो रूखी सूखी रोटी खाई और दाल खाई। और उसके बाद वो ठट से यूनिवर्सिटी चली गई, क्योंकि वो बच्चों को वहां पर पढ़ाया करती थी। और वो कहते हैं मैंने न्याय सूत्र पढ़ाते पढ़ाते देहात और गांव के जीवन पर विचार भी वो साथ के साथ करती रही। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से भक्तन ने अपना जो गांव का उसका एक नियम था, क्योंकि वो अपने नियम की पक्की थी, और उसने यहाँ पर भी आकर अपने वही सारे जो नियम हैं वो बनाए, जिसमें कि महादेवी वर्मा जी को एडजस्ट होना पड़ा। और वो इस विचार में डूब गई कि गांव और शहर के जीवन में कितना अधिक अंतर होता है। तो आज का जो हमने सेशन पढ़ा, इसमें बहुत सारी चीजें जो थी वो घरेलू महिलाओं से संबंधित और परिवार से संबंधित थी। इस पाठ से जुड़ा हुआ शेष भाग जो है उसे हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में ये जानने के लिए कि क्या जो भक्तन है वो सही में भक्तन है या फिर ये उसका एक नाम है, केवल और केवल नाम है। तो हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।